हेलो स्टूडेंट, मैं कमलेश सर आपका अपना यूट्यूब चैनल बायो क्लासेज में स्वागत करता हूं। बाबू, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है जटिल अस्थायी ऊतक। यहाँ पर मैं नोट कर दिया हूं जटिल अस्थायी ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में आज हमको स्टडी करना है। सबसे पहले हम लोग ऊपर जो है नज़र देखते हैं एक बार। क्लास 9 की बायोलॉजी हम पढ़ा रहे हैं जिसमें चैप्टर संख्या चल रहा है 6 और चैप्टर का नाम है टिश्यू यानी कि ऊतक, और हम लोग पढ़ रहे हैं पादप ऊतक, ठीक है ना। और पादप ऊतक में मैं बहुत कुछ पढ़ा दिया हूं इस चैप्टर से और पिछले भी चैप्टर से पढ़ा दिया हूं। उन सभी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से एक बार जाकर के देख लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए हम आपको पढ़ा देते हैं जटिल अस्थायी ऊतक। बाबू, मैं आपको बता दूं कि जटिल अस्थायी ऊतक इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इस ऊतक में जितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं वो डिफरेंस टाइप की होती हैं, वो एक जैसी नहीं होती हैं। मतलब कि जटिल ऊतक कोशिकाओं का वह समूह है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन पाई तो जाती हैं लेकिन उनका कार्य भी जो है अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूं कि जटिल अस्थायी ऊतक को जो है हम दो भागों में बांटते हैं, लेकिन किस आधार पर बांटते हैं? कार्य के आधार पर और कोशिकाओं के संरचना के आधार पर। कोशिकाएं की संरचनाएं किस प्रकार से होती हैं, उसकी रचना किस तरह से होती हैं और इनका कार्य कौन कौन सा है, इसके आधार पर हम इसको दो भागों में बांटते हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं आइए हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम दो भागों में बांट देते हैं। यहां पर मैं नोट कर देता हूं। पहला होता है, हिंदी में इसको कहते हैं दारू या फिर इसको कहते हैं हम जाइलम, या इसको हम जाइलम के नाम से जानते हैं, जाइलम। और इसको इंग्लिश में भी हम क्या बोलते हैं? जाइलम ही बोलते हैं, जाइलम, ठीक है ना। अब जो दूसरा भाग होता है इसको कहते हैं हम पोषवाह या फिर इसको हम कहते हैं फ्लोएम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लोएम। एक बात और है कि इन दोनों को जो है हम एक सामूहिक रूप से संवाहक टिश्यू यानी कि वैस्कुलर टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दारू होता है, जाइलम जो होता है, इसका कार्य उतना ही होता है प्लांटों में कि यह मृदा से यानी कि सॉइल से, जमीन जो है उससे जल खनिज या जल में घोलित पदार्थों को पादपों के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो पहुंचाता है तो संवाहक का कार्य करता है, इसलिए हम इसको संवाहक ऊतक के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ इसका भी कार्य सेम है, बस इतना ही फर्क है कि ये क्या करता है कि पत्तियों में बना भोजन यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जब पत्तियों में भोजन बनाया जाता है तो उन पत्तियों में बना भोजन स्टार्च जो होता है, मंड जो ग्लूकोज का भाग होता है, उसको क्या करता है कि ये पादपों के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस तरह से हम समझ गए कि दोनों का कार्य सेम है, संवाहक का कार्य करता है, इसलिए हम इसको वैस्कुलर टिश्यू या संवहन बंडल के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है ना। चलिए इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या है और इनके कितने कितने भाग होते हैं, इनमें कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो बाबू, मैं आपको बता दूं कि जो जाइलम होता है, अभी फिर से मैं बताया हूं और अभी भी मैं बता रहा हूं कि यह जो है जल संवाहक का कार्य करता है। यह मृदा से, मिट्टी से जल खनिज लेकर के, जल में घोलित पदार्थों को लेकर के और पादपों के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि यह निम्नलिखित 4 प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। अब वो कौन कौन से कोशिका होते हैं और उनका कार्य क्या क्या होता है, चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये 4 प्रकार की कोशिका से बना होता है। पहला जो होता है उसको कहते हैं वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रैकेट्स, ट्रैकेट्स। और जो दूसरा भाग होता है इसको हम बोलते हैं वाहिकाएं, वाहिकाएं, इसको कहते हैं हम वेसल्स, ठीक है ना। और जो तीसरा भाग होता है इसको कहते हैं हम दारू मृदोतक, जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। और एक होता है लास्ट जो होता है 4 नंबर का जो होता है उसको कहते हैं हम दारू तंतु, दारू तंतु यानी कि जाइलम फाइबर्स, ठीक है ना। देखिए, दारू
में यानी कि जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। अब क्या क्या नाम है, तो पहला होता है वाहिनिकाएं, दूसरा होता है वाहिकाएं, और तीसरा होता है दारुमृदुतक, और चौथा होता है दारुतंतु, ठीक है ना। अब इन चारों को एक एक करके हमको पढ़ लेना है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बता देते हैं वाहिनिकाएं। ट्रैकिट्स क्या होता है, ठीक है। तो इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी होती हैं और निर्जीव होती हैं। वो देखने में कैसी होती है, तो लगता है कि वो एक प्रकार की नली है, मतलब कि नलिकाकार इसकी संरचना होती है, और दोनों सिरों पर नुकीला होता है, मतलब भाले के आकार का होता है। लंबी होती है लेकिन दोनों सिरों पर भाले के आकार का नुकीला दिखता है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बीच बीच में कहीं कहीं पे पिटेट पाया जाता है, मतलब कि गर्त पाया जाता है, मतलब कहीं कहीं पे छिद्र जैसा संरचना दिखता है, जिसको हम खाली स्थान या गर्त उसको बोल देते हैं, ठीक है ना। तो गर्त भी पाया जाता है इसमें। और मैं आपको एक विशेष बात बता दूं कि इसकी जो वाल होती हैं, जो भित्ति होती हैं, जो कोशिका भित्ति होती है इसकी, वो पतली होती है, लेकिन इस पे अत्यधिक लिग्निन के जमाव के कारण, तो लिग्निन एक रासायनिक पदार्थ होता है जो चारों तरफ से उसको वाल को क्या करता है कि स्थूलन का कार्य कर देता है, मतलब कि उसको मोटाई में बढ़ा देता है। अब मैं आपको बता दूं कि जब ये मोटाई में जब बढ़ता है तो वो किस प्रकार से दिखता है, या फिर उसकी स्थूलन जो होती है वो किस प्रकार की हो जाती है। स्थूलन निम्न प्रकार से हो सकता है, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सबसे पहले तो इसका एक स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ। वाहिनिकाओं का कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, देख लीजिए। दोनों सिरों पर नुकीला होता है, ठीक है ना, और इसमें बीच बीच में गर्त पाए जाते हैं। और ये किस प्रकार की कोशिका होती हैं, तो ये जो है बिल्कुल निर्जीव प्रकार की कोशिका होती हैं, सजीव नहीं होती हैं, ठीक है ना। और इसमें जो वाल बनते हैं, जो भित्तियां बनती हैं, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। तो बाबू सेल वॉल जो होता है वो क्या चीज का बना होता है, तो लिग्निन का बना होता है। लिग्निन का बना होता है। लिग्निन एक रासायनिक पदार्थ होता है और इसको चारों तरफ से स्थूलन करने का कार्य करती हैं। अब लिग्निन का अधिक जमाव हो जाने के कारण ये निम्न प्रकार की दिखती हैं। वो कैसे कैसे दिखती हैं, पहले मैं आपको बता देता हूं कि सर्पिलाकार दिखता है। सर्पिलाकार मतलब कि कुछ इस तरह से, सर्पिलाकार। देखिए ये एक प्रकार की नली जैसी संरचना होती है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूं कि सर्पिलाकार में किस तरह से होगा। सर्पिल की तरह बिल्कुल लगेगा कि ये चारों तरफ से इसको क्या किया है, बांध दिया है, गोल गोल घुमा दिया है इसको, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि चारों तरफ से इसको क्या करता है कि लिग्निन का जमा हो जाता है। तो इस तरह से इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो सर्पिलाकार अवस्था में, या फिर लिग्निन का जमाव सर्पिलाकार हो जाता है, ठीक है ना। इतना ध्यान में रखिएगा। मैं ये चीज आपको बता रहा हूं कि इस पे जो विशेषकर जो इसकी कोशिकाएं जो वाल जो बनती है, जो सेल वाल बनती हैं, इस पे अत्यधिक लिग्निन के जमाव हो जाने के कारण ये निम्न प्रकार से ये कोशिकाएं दिखती हैं, ठीक है ना। तो पहला बात है कि लिग्निन का जमाव सर्पिलाकार हो जाता है, मतलब चारों तरफ से इसको घेर देता है, इसलिए ये सर्पिलाकार का दिखने लगता है। अब दूसरी बात यह है कि इस पे वलयाकार भी हो जाता है। वलयाकार का मतलब कि सेम इसी की तरह स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम इसी तरह से बनेगा, लेकिन थोड़ी सी होगी कि ये जगह जगह पे गोल गोल घूम करके छूट जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं हम वलयाकार, मतलब कि एनुलर प्रकार का। एनुलर देख लीजिए, ये एनुलर यहाँ पे मैं नोट किया हूं। और एनुलर में ये होता है कि ये चारों तरफ से राउंडिंग करते हुए और बिना जो है रुके सतत रूप से घुमा हुआ, लेकिन यहाँ पर सतत रूप से नहीं घूमेगा, ठीक है ना। यहाँ पे सतत रूप से नहीं घूमेगा, ये एक बार जाएगा, देखिए ऐसे जाएगा और यहाँ पे रुक जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, फिर ऐसे जाएगा और ऐसे आकर के रुक जाएगा, फिर ऐसे जाएगा और ऐसे आकर के रुक जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं एनुलर, ठीक है ना। यानी कि जो कोशिका जो सेल वाल है, कोशिका भित्ति है, जो लिग्निन का जमाव होता है इस पे, वो वलयाकार भी हो सकता है, ठीक है ना। अब दूसरी बात है कि जाली रूपी, तो जाली रूपी भी हो सकता है। मैं इसको जो है मिटा करके आपको समझा देता हूं कि जाली रूपी कैसा होता है, ठीक है ना। तो ये जाली रूपी भी हो सकता है। यहां पर देखिए मैं इसका भी स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं और समझा देता हूं, ठीक है ना। ये जाली रूपी होगा, मतलब कि इसको हम इंग्लिश में क्या बोल देंगे, रेटिकुलेट। क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट, ठीक है ना। रेटिकुलेट प्रकार का ये हो जाता है। कैसे होता है, तो इस प्रकार की जो है संरचनाएं इसमें जाली नुमा जैसी, जाली जैसा बना देता है, ठीक है ना। चारों तरफ से लगेगा कि जाल है, ठीक है ना। तो इस तरह से इस पे इनकी कोशिकाओं पर लिग्निन का स्थूलन होता है, किस प्रकार से दिखता है, तो रेटिकुलेट दिखता है, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से
काफी गर्तमय होता है। गर्त तो इसमें पाया जाता है लेकिन ये गर्तमय रूप से भी दिखते हैं। किस कारण? लिग्निन के जमाव के कारण। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये जाली रूपी दिख रहा है लेकिन यहाँ पर केवल हमको क्या दिखाना है? गर्त रूपी दिखाना है। तो गर्त रूपी यानी कि पीटेड, क्या हो जाएगा यहाँ पे? पीटेड हो जाएगा। जगह जगह खाली स्थान, इसमें बहुत ही कम पाया जाता है। इस तरह से तो कोशिकाओं में कम पाया जाता है, लेकिन जब इसका क्या बोलते हैं, जब इस लिग्निन का जब स्थूलन होता है तो ये जो है पीटेड रूप में दिखती है, कुछ इस तरह से दिखती हैं। ठीक है ना, कुछ इस तरह से दिखती हैं। तो ये पीटेड के रूप में भी पाया जा सकता है। क्या? तो लिग्निन का जमाव। ठीक है ना। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं अब आपको बता देता हूं कि वाहिकाएं क्या होता है। वाहिकाओं के बारे में भी मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप लोग। चलिए इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं वाहिकाएं। बाबू मैं आपको बता दूं कि ये भी जो है पतली होती हैं और नलीनुमा होती है, मतलब कि इसकी आकार भी जो है और संरचना भी नली की तरह ही दिखता है। और एक बात और है कि ये जो वाहिकाएं हैं इसकी तुलना में, यानी कि वाहिनी की तुलना में जो है ये थोड़ा सा मोटा यानी कि चौड़ा होता है। ठीक है ना। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि इसके ऊपर भी, इस कोशिका के ऊपर भी जिस तरह से इस कोशिका के ऊपर लिग्निन का जमाव होता था, ठीक उसी प्रकार इसके ऊपर भी लिग्निन के जमाव ही होगा। ठीक है ना। और जिस तरह से जितने प्रकार में इसकी स्थूलन होती थी उतना ही प्रकार में इसका भी स्थूलन होता था। मतलब ये कि ये भी जो है सर्पिलाकार स्पाइरल प्रकार की जो है स्थूलन करेगी इसमें लिग्निन, और वलयाकार प्रकार की भी करेगी और रेटिकुलेट प्रकार की भी करेगी। इसके साथ साथ इसमें एक बढ़ जाएगा सीढ़ीनुमा। ठीक है ना। इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बना करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसकी जो कोशिका होती थी वो पतली होती थी, लेकिन इसकी जो कोशिका होगी, जो वाहिका की कोशिका होगी, वो काफ़ी जो है थोड़ा सा इससे मोटी होगी। ठीक है ना, इससे मोटी होगी, कुछ इस तरह से पाई जाएगी। ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें भी जगह जगह जो है गर्त पाया जाएगा, इसमें भी जगह जगह गर्त पाया जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इसमें जो स्थूलन होगा वो सेम इसी के जैसा होगा, वाहिनिकाओं के जैसा ही होगा। वो भी स्थूलन क्या चीज का होता है? तो लिग्निन का होता है। ठीक है ना, इतना ध्यान में रखिएगा बाबू। ठीक है ना। हाँ, तो एक चीज मैं आपको नहीं बताया कि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं ये निर्जीव होती हैं या सजीव होती हैं। तो बाबू मैं आपको बता दूं कि इसकी भी कोशिकाएं जो है निर्जीव होती हैं। ऐसा क्यों? कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जिसकी जो भित्तियां पतली होती हैं वो जो है सजीव होती हैं, और जिसकी कोशिकाएं काफी मोटी होती हैं वो कभी भी निर्जीव होती हैं। तो इस पे भी, इस कोशिका के वाल पर भी जो है, वाल पर भी लिग्निन का जमा होता है, यानी कि जो इसकी जो सेल वॉल होती हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं, और मोटी होने के कारण इसको हम कह देते हैं कि ये क्या है? निर्जीव है। क्या है? निर्जीव है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। एक चीज और है, तो बाबू जिस तरह से इसमें लिग्निन का जमाव होता था, इसमें होता था, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी लिग्निन का जमाव होगा। यानी कि सर्पिलाकार होगा, वलयाकार होगा, जाली रूपी होगा, गर्तमय होगा और सीढ़ीनुमा होगा। यानी कि केवल एक बढ़ रहा है सीढ़ीनुमा। सीढ़ीनुमा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से हो जाएगा, लगेगा कि सीढ़ी है, इस तरह से हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये सीढ़ीनुमा हो जाएगा। ठीक है ना। इसको कहते हैं स्केलरिफॉर्म। ठीक है ना। कोई दिक्कत समझने में? चलिए ठीक है। आई होप कि आपको जो है ये दोनों चीज़ें समझ में आ गया होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं कि दारुमृदुत्तक क्या होता है। देखिए बाबू, दारुमृदुत्तक जब हम पढ़ते हैं तो इसको सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी कोशिकाएं की जो भित्तियां हैं वो मोटी है या पतली हैं। अगर इसकी भित्तियां पतली हैं तो सजीव हो सकता है, अगर इसकी भित्तियां मोटी हैं तो निर्जीव हो सकता है। इस तरह से मैं पहले भी बता चुका हूं। तो मैं आपको बता दूं कि जो दारुमृदुत्तक की जो कोशिका की जो सेल वॉल होती है, यानी कि कोशिका भित्ति होती है, बिल्कुल पतली होती है। अब मैं पतली कह रहा हूं तो आपको मन में ऐसा होना चाहिए कि हाँ ये सजीव होता है। तो क्लियर है कि ये सजीव होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति क्या होती है? पतली होती है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि मृदुत्तक कोशिकाओं के समान होती है। ठीक है ना। यानी कि मृदुत्तक जिस प्रकार से कोशिका होती है उसी के ठीक उसी के जैसे ही ये भी अपना जो है कैरेक्टर को दर्शाती हैं, यानी कि इसका लक्षण उससे मिलता जुलता पाया जाता है। ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसमें लिग्निन का जमाव तो होता है, लेकिन
कम होता है, इस कारण ये थोड़ा मोटा दिखता है। थोड़ा मोटा यानी कि पतला होता है, ठीक है ना। यानी कि और सभी कोशिकाओं की अपेक्षा इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है, इस कारण इसे सजीव कोशिका का नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसका वर्क क्या होता है, मैं आपको इसका वर्क बता दूं तो सबका वर्क बताऊंगा, लेकिन इसका भी स्पेसिफिक रूप से मैं वर्क बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। मैं आपको बता दूं कि ये कोशिकाएं जो है शर्करा जैसे कि मंड और तेल और अन्य प्रकार की कोशिकीय जो जैविक पदार्थ होते हैं उसको संचित करके रखती है, यानी कि। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं दारुतंतु, जाइलम फाइबर। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये फाइबर जो आपको शब्द दिखाई दे रहा है, इससे ये प्रतीत होता है कि इसकी संरचनाएं जो है तंतुमय होती होंगी, मतलब कि कुछ इस प्रकार से होती होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाइलम फाइबर्स जो शब्द बता रहा है, ये बिल्कुल इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो निर्जीव होती हैं और लंबी होती हैं, कुछ इस तरह से लंबी होती हैं और सिरों पर नुकीली होती है। जिस तरह से मैं वाहिनिका का स्ट्रक्चर बनाया था ठीक किसी प्रकार से होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये पतली हो गई, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हो गई, और दोनों सिरों पर जो है नुकीला हो गया, और ये है लंबी होती है। कैसी होती है? लंबी होती है, ठीक है ना। इसके साथ साथ ये निर्जीव होती है। अब निर्जीव क्यों होती है ये आपको पता होना चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसकी कोशिकाएं पतली नहीं बल्कि ये मोटी होती है, यानी कि जो इस पे स्थूलन होगा या फिर इसकी जो भित्तियां होंगी वो काफ़ी मोटी होंगी, जिस कारण ये क्या होती हैं, तो निर्जीव होती हैं, ठीक है ना। तो इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? निर्जीव होती है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जब ये इसकी भित्तियां मोटी होती हैं तो ये हार्ड भी होती हैं, जिस कारण यह पादपों में सहारा व दृढ़ता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि दारू तंतु का कार्य यही है, यानी कि जाइलम फाइबर्स का कार्य यही है कि ये पादपों में दृढ़ता और सहारा देने का कार्य करता है, स्नेह का कार्य करता है, उसको दृढ़ता प्रदान कराता है, सीधा खड़ा रखने का कार्य भी करता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसकी कोशिकाओं के चारों तरफ लिग्निन का पदार्थ होता है और मोटा होता है। क्यों मोटा होता है? क्योंकि यह निर्जीव प्रकार की होती है। निर्जीव क्यों होती है? क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति क्या होती है? मोटी होती है, ठीक है ना। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आपको जो है दारू तंतु समझ में आ गया। चलिए हम आपको इसके कार्य के बारे में बता देते हैं, यानी कि जाइलम का कार्य क्या होता है। तो मैं पहले भी शुरू में भी बता चुका हूं कि जाइलम का कार्य होता है कि यह एक संवाहक होता है, संवाहक ऊतक होता है जो अनेक पदार्थों को, जल में घुलित पदार्थों को सॉइल से क्या करता है कि लेता है और ये जो है सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कि पादपों में जल और खनिज लवण को और जल में घोलित पदार्थों को सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। चलिए यहाँ तो क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो कोशिकाएं हैं वो किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो सीधे जानना है कि जो वाहिकाएं हैं और वाहिनिकाएं हैं और जो वाहिकाएं हैं, ये दोनों जो है पदार्थों को, जल में घोलित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है। जबकि जो दारुमृद ऊतक है ये जो है क्या करता है कि शर्करा यानी कि मंड, तेल और भी जो जैविक पदार्थ होते हैं और अजैविक पदार्थ होते हैं उसको संचित करने का कार्य करता है, ठीक है ना। और ये जो दारुमृद ऊतक है ये अभी मैं बताया कि ये जो है पादपों में दृढ़ता और सहारा प्रदान करता है। तो आई होप कि आज का पढ़ाया हुआ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बाबू मैं आज आपको बताया जटिल अस्थायी ऊतक का पहला प्रकार दारू यानी कि जाइलम, ठीक है ना। और दूसरा हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ने वाले हैं, और आज के लिए इतना ही। तो बाबू यदि हमारा पढ़ाया हुआ आज का टॉपिक समझ में आ गया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और इसके साथ साथ कमेंट करें समझ में आया या नहीं आया।